नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं दिल्ली का जनादेश और इसी पर सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। कालका जी से आतिशी की जीत हुई है, ये बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी में जहां लगातार तमाम बड़े चेहरों को करारी हार मिलती नजर आई, तो इस बीच बाजी मार गई आतिशी मार्लेन। बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हराया है और जीत हासिल की है आतिशी मार्लेन ने। दिल्ली सीएम आतिशी की बड़ी जीत हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। कालका जी सीट से जो बड़ी टक्कर थी यहां पर बीजेपी और आतिशी मार्लेन के बीच, तो साफ तौर पर अब आतिशी ने बाजी मारी, आतिशी की जीत हुई है। और आपको बताते चलें, बीजेपी के रमेश बिधूड़ी हारे हैं वहां से। हालांकि ये भी बता दें कि ये जीत काफी बड़ी जीत मानी जा रही है दिल्ली के सीएम, क्योंकि आतिशी इस वक्त हैं और उसी के साथ अपनी सीट पर जीत दर्ज करने में भी कामयाब रही। हालांकि उनके जहां पार्टी के तमाम बड़े चेहरे जिनको चारों खाने चित्त कर दिया, उसमें बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल का है और मनीष सिसोदिया हैं। ये ऐसे बड़े चेहरे जो अपनी सीट तक नहीं जीत पाए, तो इस बीच बाजी मारी आतिशी मार्लेन ने और आतिशी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। और वहां पर जो उनके कॉम्पिटिटर रहे कालका जी से, और वो लगातार सुर्खियों में भी बने रहे, बीजेपी के प्रत्याशी और उसी के साथ रमेश बिधूड़ी जो कि अब हारे हैं। कड़ी टक्कर यहां पर आतिशी मार्लेन ने उनको दी है और उसके बाद से अब उनके हाथ निराशा लगी। हालांकि अब थोड़ी सी जो राहत की सांस है वो जरूर आम आदमी पार्टी ने ली होगी, क्योंकि आतिशी एक ऐसा चेहरा जो इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लीड कर रही है बतौर मुख्यमंत्री, और उसी के साथ अपनी सीट को बचाने में भी कामयाब रही। यानी कि जनता का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो आतिशी को मिला है और एक बड़ी जीत आतिशी ने यहां पर हासिल की है। हालांकि अगर बताते चले तो रमेश बिधूड़ी भी लगातार प्रचार में जुटे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कड़ी टक्कर थी वो दोनों के बीच देखने को मिल रही थी। लेकिन यहां पर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हार का मुंह देखना पड़ा और आतिशी ने यहां पर जीत हासिल कर ली है। तो कुल मिलाकर मान सकते हैं कि जो बड़े चेहरे उनमें अगर कोई बाजी मार गया तो वो आतिशी मार्लेन है। एक दो और नाम है आम आदमी पार्टी में जिस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि देखिए, इन तमाम सीटों की अगर बात करें, चाहे नई दिल्ली की सीट हो या कालका जी की बात हो या रंगपुरा की हम बात करें, ये वो सीटें थी जो हॉट सीट में शामिल थी और ये हॉट सीट को लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर यहां पर किसकी होगी जीत। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली की जनता का जनादेश है, उसमें जो जनता का प्यार है वो आतिशी मार्लेन के साथ रहा और आतिशी ने एक बड़ी जीत कालका जी से हासिल की है। कालका जी सीट पर आतिशी मार्लेन की जीत हुई, बीजेपी के रमेश बिधूड़ी हारे हैं। लेकिन साफ तौर पर उसी के साथ दो और हॉट सीट का हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सीट रखी है, तो दोनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लगी। लेकिन कालका जी से आतिशी बाजी मार गई हैं और उन्होंने जीत हासिल की है, काफी अच्छे मार्जिन से जीती हैं और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को कड़ी टक्कर देते हुए वहां हार का मुंह देखना पड़ा। तो देखिए, साफ तौर पर लगातार अब जो मार्जिन है वो भी मायने रखता है, क्योंकि मार्जिन से ये आंकलन करना आसान हो जाता है कि आखिर जो टक्कर थी वो कितनी कड़ी रही और वहां पर जो जनता थी वो कितना प्रेम दिखा रही थी, या किस तरह से जो मार्जिन मिलता है वो ये बताता है कि वहां पर जनता का मूड क्या था। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं जो मार्जिन है उससे ये आंकलन जरूर कर पाते हैं कि जो जीत है वो कितनी बड़ी जीत है, वहां की जनता का मूड क्या कहता है। ये हर सीट पर एक वोट के मार्जिन से जो चीजें हैं वो साफ तौर पर समझ आती हैं। और देखिए, लगातार तमाम सीटों पर सबसे पहले सबसे तेज नतीजे न्यूज वन इंडिया पर अपने दर्शकों को दे रखे हैं। तो साफ तौर पर अब जहां एक तरफ मिल्कीपुर का संग्राम, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का जनादेश, क्या किसका होगा राज तिलक, उसको लेकर लगातार निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। एक के बाद एक सीटों पर अब नतीजे सामने आ रहे हैं, किसकी जीत किसकी हार, कौन आगे कौन पीछे, उसको लेकर भी लगातार तमाम जानकारी सबसे पहले सबसे तेज नतीजों के साथ न्यूज वन इंडिया पर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रखे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा दें और ये ऐसी स्थिति रहती है नतीजों से पहले की जो सांसें हैं, दिल की धड़कन है, वो ऊपर नीचे होती हुई नजर आती है कि भाई अब परिणाम क्या होगा। क्योंकि यहां पर पार्टी की जीत के साथ साथ अपनी सीट पर जीत को लेकर भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उस पर असमंजस की स्थिति तो रहती है, लेकिन मन में एक वो लगातार हड़बड़ाहट सी रहती है कि अरे क्या होगा परिणाम। हालांकि देखिए, आतिशी के चेहरे पर बिल्कुल खुशी भी आपको नजर आ रही होगी।
बेशक जो पार्टी है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन इन रुझानों के माध्यम से अगर हम देखें और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें करती हुई नहीं नजर आई, लेकिन आतिशी शायद इस बात से संतुष्ट जरूर होंगी कि मैंने जनता का दिल जीता है और जो मेरी खुद की लड़ाई थी अपनी सीट पर उस लड़ाई को जीतने में मैं कामयाब रही हूं। तो देखिए, जब कोई उम्मीदवार अपनी सीट पर जीत हासिल करता है तो उसकी ये पार्टी के साथ साथ अपनी एक विचारधारा, अपनी एक व्यक्तित्व की भी लड़ाई रहती है कि आखिर जनता उससे कितना पसंद करती है, कितना प्रेम करती है। तो यहाँ पर जनता का प्यार आतिशी को मिला है और यही वजह रही है कि आतिशी एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत हासिल करने में कामयाब रही है। तो उसी के साथ रमेश बिधूरी की बात करें तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, हालांकि लगातार कंट्रोवर्सी में भी रखे कई सवाल जो है उनके बयान को लेकर भी उठाए गए। तो देखिए, लगातार जो नतीजे हैं उसको लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसी के साथ खास मेहमानों का न्यूज़ वन इंडिया पर जुड़ने का सिलसिला भी जारी है और उनसे भी समझ रहे हैं कि आखिर आज का जो ये एग्जिट पोल है और उसके बाद आज जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपस में मेल खाते हुए नजर आए हैं। तो यानी कि जो सर्वे हुआ, जनता की जो नब्ज को टटोलने का काम किया गया, तो उसमें काफी हद तक जो तस्वीर है वो एक बैलेंस तस्वीर नजर आई है। आलोक द्विवेदी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और किरण पाल हमारे साथ हैं और उसी के साथ दिनेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल दिनेश सिंह जी आप भी के पास आते हैं, क्योंकि अभी जो परिणाम आए उसमें हम अगर बात कर लें बिधूरी साहब की, वो लगातार प्रचार भी करते रहे, कंट्रोवर्सी में भी रहे, कई सवाल भी उठते रहे, लेकिन यहाँ देखिए आतिशी ने पछाड़ दिया उन्हें पीछे। क्या कहेंगे इस पर? अर्चना जी, सबसे पहले तो वन इंडिया के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता और मिल्कीपुर जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं और आज इस जीत की बधाई भी उन्होंने देना चाहता हूं। चाहे वो दिल्ली की संपूर्ण जनता हो या चाहे मिल्कीपुर अयोध्या की जनता हो, जिन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और डबल इंजन की सरकार पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं दिल्ली की समस्त मतदाताओं को और मिल्कीपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली को, ये दिल्ली मतलब देश की राजधानी दिल्ली थी अर्चना जी, लेकिन जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में दिल्ली का बुरा हाल कर दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, यहाँ की जनता इस इंतजार में थी कि कब इनसे मुक्ति मिले और चुनाव का ऐलान जिस दिन से हुआ था उसी दिन से दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था कि हमको झाड़ू को यहाँ से निकालकर बाहर फेंकनी है। उनका विश्वास जो है मोदी जी पर था, मोदी जी की योजनाओं पर था। मोदी जी की योजनाओं, बताइए दिल्ली की जनता का क्या कसूर था कि मोदी जी की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था और वो चाह रहे थे कि मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं जो तमाम राज्यों में पल्लवित और पोषित हो रही है, उसका लाभ दिल्ली की जनता को भी मिले और उसका लाभ आज मिला है। मुख्यमंत्री जी जो सबसे बड़े आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो उसके संयोजक हैं, आज वो अपना चुनाव मनीष सिसोदिया को ले लिए। किस तरह से आतिशी जी जो मुख्यमंत्री हैं, मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? को बड़ी जीत माना जा रहा है और उसी के साथ बीजेपी यहां पर काफी गदगद होती नजर आ रही है, क्योंकि काफी अच्छे मार्जिन के साथ जो बीजेपी है वो आगे चलती नजर आ रही है। ठीक है, एक बार दिनेश सिंह जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। पार्टी राजनीति में आने से पहले से ही उसकी प्रकृति या यूं कहें विकृति ही हमेशा अनर्गल आधारहीन आरोप लगाने की है और अब वो इस कदर एक्सपोज हो चुके हैं कि मुझे लगता नहीं कि उनके आरोपों को कोई गंभीरता से लेगा। अनेक बार तो वो कोर्ट में जाके माफी भी मांग चुके हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, वीडियो अनीश के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। महासचिव अरुण सिंह जी है, कैसे देखते हैं इस जनादेश को? एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी की आपको लगता है कि आपदा जाएगी बीजेपी आएगी का नारे ने बहुत? प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आपदा को अब भगा दो, आपदा को जाना चाहिए, दिल्ली के लोगों को सुख चैन के साथ साथ विकास चाहिए
और वही सामने आपको इस देखने बार को क्या मिल रहा लगता है आपको कि दिल्ली की जनता ने किस मुद्दे पर वोट किया है, क्या मेन मुख्य मुद्दा रहा है इस बार? देखिए, दिल्ली की जनता लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूरा 7 के 7 सीट जिताती थी। अब दिल्ली की जनता ने सोचा है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, तभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास हो सकता है। इसलिए दिल्ली की जनता ने सोचा है कि यह दिल्ली से अगर पोल्यूशन से छुटकारा पाना है, दिल्ली में गड्ढों से छुटकारा पाना है, स्वच्छ पीने का पानी मिलना है, आयुष्मान भारत के कार्ड मिलना चाहिए, तो यह सब प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं, वह दिल्ली में लागू होना चाहिए। इसलिए यह प्रचंड बहुमत के साथ देखिए भाजपा की सरकार बन रही है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी। वीडियो सर अनीश के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। सचदेवा जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी, अरे आगे आगे आगे, तो ये तो हमारे साथ दिल्ली बीजेपी क्या कहेंगे? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जीत है। सर, एक तमाम हाई प्रोफाइल जो सीट है वो आम आदमी पार्टी हार चुकी है लगभग। हर वो भ्रष्टाचारी चुनाव हारेगा जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है। सर, अरविंद केजरीवाल भी हार गए। सर, मैंने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, अब आतिशी मार्लेना भी चुनाव हारेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। वीडियो अनीश के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो देखिए, साफ तौर पर अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। तरह तरह की वो बयानबाजी जो चुनाव प्रचार के दरमियान की गई है, अब उसका भी हवाला दिया जा रहा है। ठीक है दिनेश सिंह जी, आप एक बार अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं वापस लौटती हूँ। अर्चना जी, मैं कह रहा था दिल्ली की जनता केजरीवाल को उनकी सही जगह पहुंचाना चाहती थी। बार बार, एक बार ही नहीं, बार बार दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला। मैं तो उनका पड़ोसी था किसी समय में। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति शुरू किए थे, अर्चना जी याद करिए, उन्होंने कहा था न बड़ी गाड़ी लूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा, न बंगला लूंगा, और बच्चों की कसम तक खाई थी। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, आम आदमी पार्टी का विनाश किया, और आज दिल्ली को नर्क बना दिया। मेरे पास भी 2 विधानसभा थी, मैं 2 विधानसभा में देख रहा था, करावल नगर और मुस्तफाबाद। वहां को चुनाव लड़ाने के दरमियान ही मुझे एहसास हो गया था कि दिल्ली की जनता पूरी तरह से तैयार है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की झाड़ू को कैसे तोड़कर कोनी में रखे। उनकी सही जगह जेल है। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम आपको फिर से तिहाड़ जेल में नजर आएगी। उन्होंने सिर्फ छला है दिल्ली को, सिर्फ धोखा दिया है दिल्ली को। दिल्ली को लोगों ने नर्क बना दिया। अब दिल्ली देश की राजधानी है, जाके आलोक द्विवेदी जी, मोहम्मद आमीन भी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आलोक द्विवेदी जी के पास एक बार जाएंगे। आलोक द्विवेदी जी, देखिए दिल्ली की जनता का जो मूड बदला, और देखिए जो मूड बदला है उसमें एक बड़ा जो मैंडेट है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। आपसे समझेंगे ये क्या जो परिवर्तन की लहर चली, मतलब इस बदलते हुए दौर पे आप क्या कहेंगे? इस बार हुआ क्या दिल्ली में? देखिए, जब केजरीवाल सरकार जो है जब 2015 बनी थी एक अच्छी बहुमत के साथ में, हाँ। उसके बाद चुनाव होता है 20 में, तब तक 5 साल जो केजरीवाल टेन्योर था उसमें कोई भी उनके ऊपर जो है वो करप्शन के आरोप नहीं लगे थे। लेकिन जो पिछला 5 साल 20 से 25 का, उसमें उनके ऊपर कई करप्शन चार्जेस लगे, उनके कई मंत्री जेल चले गए। सबसे बड़ा घोटाला जो सामने आया वो आता है दारू का घोटाला। दारू घोटाला जो है केजरीवाल को ले डूबा। एक भी फ्री की स्कीम चलाई, 2 महीने स्कीम चलाई, उसके बाद उनको लगा नहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो उन्होंने स्कीम को वापस ले लिया। लेकिन तब तक जो इनके करप्शन दाग था, उनको कहीं ना कहीं छींटे जो है इनके ऊपर आ चुके थे। उसी कारण कि एक एक करके धीरे के मंत्री की जेल जाते, चाहे अगर केजरीवाल स्वयं जेल गए, संजय सिंह जेल गए। ये सब ने कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बनाया। दूसरा, भाजपा ने क्या किया कि जो भी केजरीवाल की स्कीम थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को यह समझाने में कामयाब रहे कि जो भी मुफ्त की स्कीम चल रही दिल्ली में वो आगे भी एनरोल चलती रहेगी। और जैसे केजरीवाल ने बोला कि महिलाओं को 21 रुपए देंगे, इन्होंने बोलते 25 रुपए देंगे। तो जो कि भाजपा में मोदी जी की सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है, और उस पर कहीं ना कहीं लोग विश्वास करते हैं उनकी बातों पर। किसान सम्मान निधि जो दे रहे हैं 6,000 रुपए सालाना, जो है अभी तक दे रहे हैं, या जो फ्री का राशन जो मोदी जी बंटवा 80 करोड़ लोगों को, वो भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने मोदी जी की बात पर भरोसा किया, और उन्होंने मोदी जी की बात भरोसा करके जो भाजपा को जो है दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। देखना होगा कि भाजपा सीएम किसको बनाएगी। मुझे जानकारी मिली है कि प्रवेश शर्मा जो जीतने के बाद तुरंत उन्होंने अमित शाह जी को फोन किया था, और अमित शाह जी ने उनको इमीडिएट मिलने के लिए बुलाया हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि दिल्ली के अगले सीएम प्रवेश शर्मा बने। जी पूरा कर लीजिए। हाँ, तो हो सकता है दिल्ली के अगले सीएम के तौर पर प्रवेश शर्मा आए। रमेश बिधूरी जी मजबूत दावेदार थे, लेकिन कहीं ना कहीं कालका जी से हारना जो है उनके लिए खराब मैंडेट खराब रहा है।
ये विधु जी खिलाफ गया नहीं, विधु जी भी एक मजबूत दावेदार थे सीएम पद के। मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रवेश वर्मा को मुझे लाभ मिलने का दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही क्लोज व्यक्ति ने बताया कि अमित शाह ठीक है आलोक जी, यहीं पर आपको रोकूंगी, वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि लगातार हमारे पास तमाम बड़ी खबरें भी आ रही है। और इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, अवध ओझा चुनाव हार गए हैं, ये बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा हारे चुनाव और अपनी सीट पर जीत हासिल करने में नाकामयाब रहे बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी की शानदार जीत यहां से हुई है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, एक के बाद एक जो धाकड़ थे आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवार, उनके हाथ अगर कुछ लगा तो सिर्फ हार लगी है। तो साफ तौर पर यहां बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है। पटपड़गंज सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी की यहां से शानदार जीत हुई है। एक कड़ी टक्कर अवध ओझा को यहां पर दी है उन्होंने। और साफ तौर पर माना जा सकता है कि देखिए, जब इस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे पछाड़ दिया है आम आदमी पार्टी को हर सीट पर। हर वो सीट जो काफी मायनों में अहम रखी है और वहां पर बड़े आम आदमी पार्टी के ऐसे सशक्त चेहरे रखे हैं जो कि आम आदमी पार्टी की नींव मानी जाती है। तो अवध ओझा की बात करें, वो भी अपनी सीट अब हार गए हैं पटपड़गंज से। और वहां पर जो कड़ी टक्कर देने के लिए उनके सामने रहा वो बीजेपी के उम्मीदवार रखे और उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से शानदार जीत हासिल करते हुए अवध ओझा को पीछे कर दिया है। यानी कि रविंदर सिंह नेगी जिनकी शानदार जीत हुई है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, उनके साथ वो कॉम्पिटिटर के तौर पर रखे, तो यहां पर धाकड़ जीत होती हुई अब जो है नजर आ रही है। एक के बाद एक तमाम जितनी भी सीटें हैं उस पर तस्वीर भी साफ करेंगे और उस पर चर्चा करना भी जरूरी है। और हमारे साथ मोहम्मद आमीन जी, एक बार उनका रुख करते हैं। मोहम्मद जी, देखिए, जब परिणाम सामने आते हैं तो एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि सिस्टम में क्या चल रहा है, जो मशीनरी है उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग कैसे अपना काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहता है। अब आप बताइए कि दिल्ली में क्या हुआ, जिस तरह से परिणाम बदले हैं तो यहाँ पर स्वीकार्य होगा चुनाव आयोग की तरह से भी जो काम हुए और जो परिणाम रहा है उसको जनता जनार्दन का ही जनादेश माने। देखिए, जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग अपना निष्पक्ष काम करता है और काम करने का उसका अपना एक तरीका है जी। जहां तक सवाल है केजरीवाल का, केजरीवाल के सामने उनका सामने बात आ गई और उनके मुंह पे तमाशा इस बात का पड़ा है कि उन्होंने हमेशा ही चुनाव आयोग की बुराई की है। और देखिए, जनता जानती है, इस बात को समझती है, उन्होंने हमेशा ही केंद्र से लड़ाई लड़ी और एलजी से लड़ाई लड़ी, कोई उन्होंने काम नहीं किया। जो पिछला चुनाव जीता था उन्होंने, वो भी शीला जी ने जो काम किए थे उन चुनाव कामों के ऊपर उन्होंने जीता था। उन्होंने कोई अपना नया काम नहीं किया, सिर्फ वादे किए थे। अब की बार कोई वादा नहीं किया और न ही वो कोई काम कर सके। सिर्फ इनकी जो सरकार जानी गई वो करप्शन के ऊपर जानी गई और ये कहते थे कि हमें एमसीडी मिल जाए तो एमसीडी से मैं दिल्ली की सफाई करूंगा। आज वो दिल्ली कोई ना सफाई हुई है ना कोई काम हुआ है, जिसकी वजह से जनता ने उनको हरा दिया और बहुत बुरी तरीके से हराया। वो खुद भी हार गए, इनके सारे जितने छत्रप थे वो भी हार गए। अब इनको समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो क्या मुख्यमंत्री नहीं जब बन सकता तो इनको कहाँ, इनका रास्ता जहाँ है वहीं जाएंगे। और इन्होंने हमेशा इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बातें की हैं और ये कहा, इनके नेताओं ने सबने कहा कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम नहीं करता है। अगर निष्पक्ष काम नहीं करता हो तो 23 सीटें इनकी कैसे आ गई और 47 सीटें आई बीजेपी की और बढ़ेंगी सीटें। तो कहने का मकसद है कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो पब्लिक जो चाहती है वो होता है, वोटर जो है। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद आमिर जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। ये पब्लिक है और ये सब जानती है और इसीलिए आज जो परिणाम भी रहे हैं, आप सही तौर पर जो आपका मैसेज है वो पहुंच रहा है जनता तक कि देखिए, चुनाव आयोग अपना काम करता है, लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाकर रखता है, लेकिन जनता जनार्दन के फैसले को भी स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगी। हमारी संवाददाता आस्था तिवारी लगातार दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। आस्था, देखिए, दिल्ली में जो तस्वीर बदली है, साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पर जनता ने झाड़ू चला दिया, ये माने जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो
आस्था हमारी संवाददाता तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हैं वहां से कि किस तरह से जो जश्न का माहौल है वो देखते ही बन रहा है। अभी से ही जो जश्न की तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। आस्था, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो एक बार क्या वहां से तस्वीरें आप देख पा रही हैं उस पर पूरी जानकारी दे दीजिए। काफी भीड़ है, काफी शोर है, तस्वीरें लेकर हम तक पहुंच रही है समय समय पर। आस्था, जैसे ही आपको आवाज मिले बिल्कुल आप अपनी बात रख लीजिएगा। वापस मैं अपने गेस्ट के पास जाना चाहूंगी। और देखिए एक और सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि लगातार जिक्र इस बात का भी होता है कि आखिर दिल्ली में रहा क्या, जनता के लिए काम करती रही आम आदमी पार्टी, इसको लेकर सवाल उठते रहे। और उसके बाद अब क्योंकि बीजेपी की जीत हुई है तो उसको लेकर भी सवाल यहाँ पर ये कि कहां पर जो बाजी मार गई बीजेपी। दिनेश सिंह जी बताइए ना, आपकी जो जीत के पीछे की वजह है, क्या वो सिर्फ बीजेपी की एक लहर चल गई क्योंकि आम आदमी पार्टी से साइडलाइन चाहती थी जनता, या फिर आपने कुछ ऐसा दिखाया है जनता तक, वो संदेश भेजा है कि हम करके दिखाएंगे? अर्चना जी, कोई भी जनता इस पर विश्वास नहीं करती। हाँ। असल में क्या है, अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति कब हुई थी? अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब कांग्रेस की सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम राजनीति को बदलने आए, हम अलग तरह की राजनीति करेंगे। लेकिन जो राजनीति को बदलने की बात कर रहे थे, राजनीति में शुचिता लाने की बात कर रहे थे, वो राजनीति को बदल नहीं पाए। लेकिन राजनीति को बदलने का वादा करके वो अपने आप को बदल लिए। आप अरविंद केजरीवाल की उस समय की तस्वीर देखिए और आज की तस्वीर देख लीजिए, आपको स्पष्ट अंतर आ जाएगा। दिल्ली के वासी नर्क में रहना शुरू कर दिए। उनके आवाज देखिए। उस वक्त के अरविंद केजरीवाल पसंद थे आपको दिनेश सिंह जी? तो विधानसभा मैंने देखा कि खुली नालियां हैं, किस तरह से नालियां बजा रही, कैसे वहां रह रहे हैं, लेकिन इनका शीश महल। तो जनता कंपेयर करती है, जनता मूर्ख नहीं है। जनता देखती है कि आप आए थे हमको सुख सुविधा देने और सुख सुविधा आप लेने लगे, आपकी पार्टी लेने लगी। और किस तरह से जिस घोटाले के विरोध में आपकी उत्पत्ति हुई थी, आप खुद उसी में शामिल हो गए। और आपने कहा कि जिसके लिए आपने कस्में खाते थे, फाइलें ले लेके घूमते थे, आप उन्हीं के साथ गठबंधन में चले गए। और तीसरी बात आपने कहा कि तो सुविधाओं से क्या आपत्ति है दिनेश सिंह जी? आप कोई दूसरी बात बोले तो मैं मानूं, सुविधाओं के लिए तो अगर किसी का शीश महल है तो किसी के राजमहल की भी बात होती है, उसमें क्या दिक्कत है? सुविधाओं से हट के आप बोलिए कि आपको लगता है कि जो चीजें जिसमें संलिप्त रही आम आदमी पार्टी। किसी नेता ने ये नहीं कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, किसी नेता ने नहीं कहा था कि हम सिर्फ बैगनार में चलेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, फ्लीट नहीं लेंगे। किसी नेता ने झूठ तो नहीं बोला था। किसी नेता ने सौगंध खा के नहीं कहा था कि हम गंगा यमुना को स्वच्छ करेंगे। ये किसने कहा था? ये मोटी फाइलें लेके कौन घूम रहा था शीला दीक्षित के खिलाफ? और दूसरी बात आपने कहा कि जनता ने आप पर यानी भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर भरोसा इसलिए किया कि जब से मोदी जी की सरकार है, कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप मोदी जी की सरकार में नहीं लगा। सिर्फ यही नहीं, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में भी बन गई, जिन राज्यों में देखिए कितने शानदार तरीके से जनता के हित में निर्णय लेते हुए सरकार काम कर रही है। क्योंकि दिल्ली में कोई जनता जो है, दिल्ली की ज्यादा जनता नहीं है अर्चना जी, ये जनता विभिन्न प्रदेशों की जनता है जो राजधानी में रहती है। तो जब ये अपने राज्यों को जाते हैं कभी छुट्टियों में तो देखते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं अर्चना जी, जब मैं उत्तर प्रदेश को देखता हूं, उत्तर प्रदेश के उस कुशासन को, सपा के कुशासन को भी देखा है हम लोगों ने, तो हम कंपेयर करते हैं कि उनके शासन में क्या था, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता ने कंपैरिजन किया है और उस कंपैरिजन के चलते अब जो पहले अरविंद केजरीवाल लगे, यानी कि जो हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे वाली बात हो गई। आलोक जी, आप इत्तेफाक रखते हैं दिनेश सिंह जी की बात से? आलोक जी आलोक जी, आप इत्तेफाक रखते हैं दिनेश सिंह जी की बात से? वो कहते हैं कि जनता ये देखती है कि जो हमें सुविधा देने आया वो खुद सुविधाओं में लीन हो गया। जो दिल्ली के लोगों का गुस्सा था वो मैंने स्वयं दिल्ली के चुनाव प्रचार में देखा था। परिवर्तन की लहर साफ थी और अब मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली तेजी से विकास की ओर, गति की ओर आगे बढ़ेगा। दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। हर तरीके से जो देश की हमारी राजधानी है वो प्रतिष्ठित होगी। जिन जिन में न्यूनता रही है वहाँ सभी पर विस्तार होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने
भारतीय जनता पार्टी की वहां ऐतिहासिक रूप से जीत करवाकर सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हम सुन रहे थे तो दिल्ली की जीत पर बधाई देते हुए नजर आए पुष्कर सिंह धामी। खैर आलोक जी वापस आपके पास आते हैं और सवाल ये मेरा था, दिनेश सिंह जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि भाई अगर घर पे रहना है तो 2 कमरों में आप रहिए, आपको क्या जरूरत है राजमहल की, आपको क्या जरूरत है शीश महल की। जो स्कूटी वैगनार में चलने की बात करते थे वो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी कि जहां लोगों को सुविधा देनी थी खुद सुविधाओं में लीन हो गए। क्या ये एक मुख्य वजह रही कि आम आदमी पार्टी पीछे चली गई? देखिए, दिल्ली की मैं कई विधानसभाओं में गया था, वहां पर लोगों से मैंने बातचीत की। केजरीवाल जी का जो शीश महल था वो सिर्फ 1% लोगों का मुद्दा था कि बोलते थे हम वैगनार चलते थे, हमें घर नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए। आम आदमी जिसके अपने जरूरतें हैं वो अपनी जरूरतों में फंसा हुआ है, उसको अपनी दाल रोटी चावल की चिंता कर, उसे अपने बच्चों की पढ़ाई को देखना है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि केजरीवाल शीश महल में रह रहा है या राजमहल में रह रहा है। तो मुद्दे क्या रहे? उसको क्या मिलेगा? ठीक है, तो केजरीवाल जो फ्री की चीजें दे रहे थे, जैसे बिजली हो गई, पानी हो गया, फ्री के दे रहे थे। मुझे तो सबसे बड़ा रीजन यही था कि भाजपा ने समझाने दिल्ली जनता कामयाब हो गई थी कि आपको जो चीजें मिल रही वो हम बंद नहीं करेंगे। इसी केजरीवाल जो बार बार दिल्ली की जनता को डराते रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार आती है तो आपको जो सुविधाएं मिल रही है वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बंद कर देगी। पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में तब जो चेहरा भाजपा के पास होता है उसका भाजपा को लाभ मिला है और मोदी जी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को पूरी तरह समझाने में कामयाब हो गए कि आपको जो फ्री की सुविधा मिल रही है वो बंद नहीं होगी, बल्कि उसमें हम और बेहतर करेंगे। जो झुग्गी वाले उनको मकान देंगे, ये कहीं ना कहीं भाजपा समझाने में कामयाब हो गई थी और इसीलिए आज रीजन है कि भाजपा सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। ठीक है, मोहम्मद आमिन जी आपके पास भी आएंगे। देखिए, आप तो लगातार चुनाव होते उनको बड़े करीब से देखते भी हैं और उसके साथ जो सवाल उठते हैं हमने पिछले कल भी देखा, अरे भाई नतीजे आए नहीं, उससे पहले कई तरह के जो नैरेटिव है वो सेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको लगता है क्या कि मतलब लोकतंत्र में, ऐसे स्वतंत्र लोकतंत्र में हम ऐसे मशीनरी पर सवाल उठा लें, चुनाव आयोग पर सवाल उठा लें? ये वही मशीनरी है भाई, जब आप जीतते तब भी वही मशीनरी काम करती है, सिस्टम बदल थोड़ी ना जाता है। देखिए, ये हमेशा पार्टियों का रहा है हिसाब किताब कि हमेशा वो एम्पायर के ऊपर या जज के ऊपर जो है हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जबकि उनको पता था कि ये संवैधानिक संस्था है और उसी संस्था ने जिनको 10 साल जो है चुनाव आयोग ने चुनाव कराए और ये जीते, उसी संस्था के अधिकारी थे और कर्मचारी थे और वही आयोग था, उसने इनको जिताया। जिताने के बाद जो है मतलब आयोग ने नहीं जिताया, ये तो जीते, लेकिन उसने कोई पक्षपात नहीं किया। और अब ये जब हारे हैं तब भी इलेक्शन कमीशन ने कोई पक्षपात नहीं किया। जो जनता का निर्णय था वो इनके हित में आया। इनकी तो एक आदत सी बन गई थी कि अगर हारेंगे या हम पहले से ही इसको नरेशन को डालने लगेंगे पब्लिक के बीच में तो शायद पब्लिक की सिंपैथी इनको मिल जाएगी। जैसे इन्होंने शुरू किया कि हमारे 15 एमएलए को इतने करोड़ रुपए जो है बीजेपी पार्टी देना चाहती है, और जब उसकी जांच बिठा दी एलजी ने तो उसका कोई जवाब इनके पास था, ना इनके नेताओं के पास था, ना उसका कोई प्रूफ था। ये तो हद है, ये झूठ बोले। जबकि ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर हैं, इनको सोचना चाहिए इस बात का, ये इलेक्शन प्रक्रिया को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू ऑब्जर्वर होता है वो रेवेन्यू आईआरएस सर्विसेज से होता है और इनको एक एक चीज का पता था, लेकिन हमेशा इन्होंने झूठ बोला। हमारे राजीव कुमार जी जो अब बेचारे 14 फरवरी को रिटायर होने जा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनको ये कहा कि शायद वो जो रिटायर हो रहे हैं तो उनको कोई और दूसरी नौकरी की आवश्यकता है, इसलिए वो बेईमानी कराएंगे और वो मोदी जी से उनको कुछ इनाम मिलेगा। इस तरह के भ्रम की बातें फैलाना कोई उचित अच्छा नहीं है। समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है और दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझती है। ये कोई झुग्गी झोपड़ी वाली नहीं है जो इस बात को समझेंगे। और यही वजह है कि खुद भी इलेक्शन हारे, इनके जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो भी इलेक्शन हारे और आज इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। और ये चले थे बनने प्रधानमंत्री, ये बन गए सड़क मंत्री, सड़क भी मंत्री नहीं रहे। अब तो ये विधानसभा के अंदर घुस भी नहीं सकते हैं। अब क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन को? जनता का वर्डिक्ट है, इसको आपको सर माथे लगाना चाहिए। जनता ही सर्वोच्च है हर जगह। आप देखिए ना, अभी मिल्कीपुर की सीट है जो पार्लियामेंट में चली गई समाजवादी को, आज वो जो मिल्कीपुर की सीट है विधानसभा की
वहाँ तो चुनाव आयोग को कफन तक पहनाने की बात कर रहे हैं। देखिए अच्छी बात आपने कही। मिल्कीपुर पर अगर हम बात उसी पर अगर हम आते हैं मोहम्मद आमिर जी, देखिए वहां पर इतने सवाल उठ रहे हैं, बूथ कैटरिंग की बात वहां हो रखी है और ये कहा जाता है कि भैया वोटिंग होती है तो वहां पर हमारे वोटर्स को वहां पर बहकाने की कोशिश की जाती है। अरे वहां पर तो ड्यूटी रहती है ना, सब लोग तैनात रहते हैं। क्या जितनी आसानी से बोला जाता है इतना आसान है क्या करना? मतलब आप तो जनता के विश्वास और मनोबल को भी तोड़ रहे हैं यहाँ पर। इस बारे में तो मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि हमेशा रूलिंग पार्टी ही बाई इलेक्शन जीतती है। ज्यादातर क्योंकि अधिकारियों का जो रुझान होता है वो उधर ही होता है, वो ज्यादा सख्ती नहीं बरतते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की मजबूरी ये है कि उन्हीं अधिकारियों से चुनाव कराना पड़ता है। अब क्या बात है कि वो अधिकारी अब इस बात को समझ सकते हैं कि उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमारा आयोग भी सख्त हो जाए, जैसे हमारे टीएन शेषन थे कि उनको जो है इमीडिएटली बर्खास्त कर दिया जाए आरपीआई एक्ट के तहत। जो हमारे पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाए, चाहे जितना बड़ा से बड़ा नेता हो या जितना बड़ा से बड़ा अफसर हो। एक आध को अगर ये अरेस्ट करेंगे और सजा देंगे इलेक्शन कमीशन के, तो समझना आता है कि उससे एक टेरर बनेगा, जो अभी तक टेरर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ये नेतागण उल्टी सीधी बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्शन होना चाहिए। जी चलिए पूरा कर लीजिए। ठीक है, किसी पार्टी क्यों। हाँ दिनेश सिंह जी, मिल्कीपुर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मिल्कीपुर की जो सीट थी ना, वो वहां पर उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे और लगातार जो बार बार पोक किया जाता था बीजेपी को, वो यही था कि राम की नगरी से बड़ा संदेश आया, बीजेपी को नकार दिया। भाई तब नकारा गया जब राम मंदिर जैसा एक बड़ा फैसला सुनाया गया था, बावजूद उसके जनता ने नकार दिया। लेकिन भाई अब वहां भी आपकी बल्ले बल्ले हो गई है, तो इस पर क्या कहेंगे? मतलब खुश तो आप हैं ही, लेकिन जनता के इस जनादेश को, जनता के इस फैसले को आप क्या मानते हैं कि क्या उनके दिल तक आपने बात पहुंचाई? अर्चना जी, असल में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट जीती और उन्होंने अवधेश प्रसाद अपने आप को राजा समझ बैठे। वो कहते थे कि मैं अयोध्या का राजा हूं। अखिलेश उनको उसी रूप में पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते थे। लेकिन अयोध्या का राजा सिर्फ एक है, अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम, और अपने आप को राजा घोषित कर लेंगे और वहां की जनता इसको बर्दाश्त कर लेगी। और जो दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी का था, समाजवादी पार्टी पिछली बार बाई इलेक्शन जब हो रहा था तो वहां की घटना पर कैसे मौन थी समाजवादी पार्टी के, जब एक नेता का नाम आया एक बच्ची के साथ दुष्कर्म में, तो मौन हो गई। और आज किस तरह का नाटक जो है अवधेश प्रसाद कर रहे थे, कैसे रो रहे थे। अगर इनको नाटक करने का कोई खिताब मिलना चाहिए तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ज्यादा नहीं। और अमीन जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हुए, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव अर्चना जी हारती है, प्रमुख चुनाव में हारते हैं, हम बाई इलेक्शन में भी चुनाव हारते हैं। लेकिन कभी एक बार बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं पर कभी सवाल उठाया? हम कुछ राज्यों में चुनाव हारे, हम उसका आकलन करते हैं कि ठीक है, हमसे कमी कहाँ रह गई, उसका सुधार करते हैं। लेकिन हमारे चेहरे पे कालिक, हमारे चेहरे पे। ठीक है दिनेश सिंह जी, रोकूंगी आपको। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। दिल्ली से आम आदमी पार्टी आ गई है और उसी के साथ अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से हारे हैं। तो देखिए, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला है हमला, क्योंकि बीजेपी लगातार देखिए तमाम सीटों पर बढ़त बनाती और जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। तो इस बीच दिल्ली से आपदा गई। बीजेपी ने ये सीधा हमला बोला है। जब चुनाव प्रचार के दरमियान इस आपदा शब्द का इस्तेमाल हुआ था, खूब प्रचार इसको लेकर हुआ, प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कहते रहे, तो अब सीधा बीजेपी कह रही है दिल्ली से आपदा गई, चली गई। ये बीजेपी की ओर से बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर है। हालांकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से अपनी सीट से विधानसभा का जो चुनाव है वो हार गए हैं एक बड़े मार्जिन के साथ। देखिए, कम से कम 3000 से ज्यादा का मार्जिन होगा। अरविंद केजरीवाल की हार हुई है इतने बड़े मार्जिन से। और उसी के साथ अब बीजेपी को मौका मिला तो उन्होंने साफ तौर पर कहा दिल्ली से आपदा गई। ये देखिए, आपको दिखाते हैं कैसे बीजेपी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर इससे तस्वीर को साझा किया है और उसी के साथ ऐसे बिल्कुल उंगली दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से हार गए और वहां पर दिखाया कि दिल्ली से आपदा गई। ये साफ तौर पर आपदा से अब छुटकारा चाहती है जनता। इस तरह का प्रचार लगातार चुनाव
चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री ने किया और उसी के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस बात को दोहराया और आज फिर से वो बात ये दोहराते नजर आ रहे हैं और सीधा आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का ये बड़ा हमला। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से सीट हारे हैं तो वहां उसी के साथ अब दिल्ली से आपदा गई इस लाइन के साथ जो टैगलाइन एक बना दी थी दिल्ली में बीजेपी ने, उसी के साथ एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। खैर, क्योंकि वापस में दिनेश सिंह जी का ही रुख करूंगी। दिनेश सिंह जी, आप कह रहे हैं दिल्ली से आपदा गई, लेकिन आपसे ये भी जानेंगे अब, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये लड़ाई भी बड़ी है, इसको लेकर सवाल विपक्ष लगातार उठाता रहा, आपके प्रतिद्वंदी उठाते रहे, उस पर भी पिक्चर साफ करिए। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, पहले आपके पहले सवाल का कि आपदा गई, आपदा इसलिए कहा गया, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आपदा क्यों कहा कि जब से आम आदमी पार्टी आई थी, मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये देश की राजधानी है, लेकिन देश की राजधानी क्या रहने लायक आपने बता दिया। सबसे ज्यादा प्रदूषण पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कोई होगा तो दिल्ली हो गई। आप दिल्ली में रह नहीं सकते, तो प्रदूषण का स्तर क्या, आपने ऑड और इवन की गाड़ियां चलानी शुरू कर दी, आपने जो है क्या क्या उपाय नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाटक करते रहे अरविंद केजरीवाल। सारा दोष जो अच्छा गट और कड़वा थू, जो गड़बड़ हो रहा है दूसरे राज्य कर रहे हैं। जमुना का पानी दिल्ली में प्रदूषित है, आरोप हरियाणा पर लगा रहे हैं, आरोप उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, आपने अपने लिए कुछ किया नहीं। और आप कोविड के समय में देख लिया, अच्छा मुझे खुद याद है कि कैसे दूसरे प्रदेशों की जो जनता थी उनको भर भर कर आनंद विहार के बॉर्डर पर छोड़ने का काम किया। इन्होंने छोड़ने का काम किया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड की जनता को लाकर इन्होंने बसों से जो है आनंद विहार पर बॉर्डर पर छोड़ दिया था। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई, लोगों को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया था। उस समय केंद्र की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगे आकर उन लोगों की जान को बचाने का काम किया था। तो आपदा नहीं है, आज गली मोहल्ले सारे नर्क बन गए हैं, तो आपदा थी और यहाँ की जनता इस आपदा से मुक्ति चाहती थी और आपदा से मुक्ति, यानी कि आपदा गई, आपदा में अवसर मिल गया बीजेपी को। आपदा में अवसर में नहीं मिल गया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास कि मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। मोदी जी ने कोई काम अपने लिए नहीं किया, अपने परिवार के लिए नहीं किया। ये फर्क है, ये बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी में। दूसरी पार्टी जो हम कहते हैं हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, लेकिन इनके लिए बेहतर बनाएगा दिल्ली की राजधानी, जो दिल्ली राजधानी और देश की का मुकुट है, उसको फिर से वो रुतबा प्राप्त होगा। मैं आपके चैनल से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है आलोक द्विवेदी जी, आपके और विश्वास का अनुरूप हो। ठीक है आलोक द्विवेदी जी, अब देखिए क्योंकि दिल्ली टू मिल्कीपुर की भी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही जगह पर बीजेपी बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे निकली है, तो इस पर जो सीधा सवाल है वो जनता से जुड़ जाता है। जैसे आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रखें या वो कहीं भी रहें, जनता को इससे इतना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो मूल मुद्दे रखे हैं उस पर आप आना चाह रहे थे, वो एक बार आप पिक्चर क्लियर करिए। देखिए, हमारे बीच मोहम्मद आमिन साहब बैठे हुए हैं और पूर्व चुनाव अधिकारी रहे हैं। मैं उनकी बातों से पूर्ण सहमत हूँ कि जब केजरीवाल सरकार जब 15 बनी 20 बनी, तभी सिस्टम तो ही था ना। व्यक्ति बदल सकता है, बस सिस्टम नहीं बदल सकता है। देखिए, और चुनाव जो होता है वो सिस्टम के थ्रू होता है, एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के थ्रू होता है जो है। तो केजरीवाल जी जब बार बार चुनाव अधिकारी के ऊपर जो आरोप लगाते थे, मुझे लगता है कि उनको सम्मान करना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति एक पद में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई विलक्षण प्रतिभा रही हो तब जाके वहां बैठा हुआ है। राजीव कुमार जी अगर मुख्य चुनाव उठाए इस समय, उनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा रही तब जाके उस पद पर बैठे हुए। और हमेशा देखिए, व्यक्तिगत विरोधी हो सकते हैं, लेकिन पद का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वो जिस चेयर बैठे वो सम्मानित चेयर है, उसका सम्मान करना चाहिए। अरे बात बताऊं, मैं वापस आता हूँ केजरीवाल पर जो है। देखिए, केजरीवाल जी हमेशा नकारात्मक राजनीति विश्वास किए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि भाजपा में काम नहीं करने दे, काम नहीं करने दे, काम नहीं करने दे रही। यदि भाजपा को काम करने नहीं दे रही, तो आप काम गिना कैसे पा रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया? तो आप देखिए, गलत आरोप लगाएं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार जो इस हेल्थ स्कीम चल रही थी, केजरीवाल जी ने उसको रोक दिया था। कहीं ना कहीं दिल्ली की जो गरीब जनता है, जिनको 5 लाख का मुफ्त बीमा मिल सकता था, केजरीवाल ने कहीं ना कहीं उन लोगों को उस स्कीम से वंचित करके रखा था। वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में गया है। केजरीवाल, देखिए, इससे केंद्र सरकार को कोई पैसा आ रहा है तो वो भी दिल्ली का एक अपना हक है, दिल्ली के लोगों का हक है जो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल जो है रोड़ा बन गए। इनकी जब सरकार बनी थी पिछले कार्यकाल में, तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने पास कोई विभाग नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में खड़ा रहूंगा। दरअसल ये बीच में खड़े तो हुए, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने के लिए खड़े हो गए। यही नेगेटिव चला गया। इनको केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने का नहीं चाहिए था, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं कैसे बेहतर तरीके से दिल्ली में लागू हो सकता है और जल्द से जल्द को भी
और वहाँ की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और समाजवादी पार्टी के अंत की शुरुआत मिल्कीपुर विधानसभा। बार बार आरोप लगा रहे हैं, फिर ट्वीट कर दिया, कह रहे हैं पूरा खरीद दिया। जो आरोप वह लगा रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो बता रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई है। पीएम मोदी के कार्यों की जीत है। जनता ने हमें मौका दिया है। जहां तक सवाल है मिल्कीपुर का, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है और अखिलेश यादव को खुद इन चीजों को देखना चाहिए। कैमरामैन विजय के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो देखिए, दिल्ली के साथ मिल्कीपुर की भी बात हो रही है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हम सुन रहे थे जो वहां पर जीत के परचम के साथ ही जनता ने कैसे वहां पर योगी के कामों को सराहा, तो उसकी भी बात करते हुए नजर आए। खैर, क्योंकि वापस आते हैं आलोक जी, एक बार आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर क्योंकि आपने मोहम्मद अमीन जी की बात पर कहा है तो मैं उनसे फिर उस पर जवाब जरूर लूंगी। देखिए, केजरीवाल ने जो केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने का, लटकाने का, अटकाने का जो काम किया था उसको उन्हें खामियाजा मिला है। और मुझे लगता है कि देश की जितनी भी सरकारें चल रही हैं, जो 36 राज्यों में तो हो गए फिलहाल, तो उन सबको चाहिए कि केंद्र सरकार यदि कोई योजना आती है तो उसका उनको लाभ लेने दें। देखिए, आप अगर पॉजिटिव राजनीति करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं मैसेज जाता है। मैंने भी एक अपना इंटरनल सर्वे किया था, मेरा भी सर्वे पूरी तरह गलत हुआ है, उसके लिए मैं भी माफी मांगता हूँ। तो गलती तो किसी भी हो सकती है ना, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा है। केजरीवाल की जो खामियां थी, जो गलतियां थी, उनका अग्रेसिव जो नेचर था, उससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ है। अभी देखिए, इनकी सरकार पंजाब में है। पंजाब का जो इंटेलिजेंस था वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली में से पूरा लगा हुआ था, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो पंजाब है नहीं, पूरा कंट्रोल तो आम आदमी पार्टी के पास में था। वहां का पूरा जो सरकारी अमला था वो पूरा इसमें दिल्ली के चुनाव में लगा हुआ था। तो केजरीवाल पास जो अपनी रिपोर्ट थी, जिस तरह से इनके कल लोग रिएक्शन आ रहे थे, इनका जो चेहरा थे, इनके जो बुझे हुए चेहरे थे, उससे कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा हो गया था कि केजरीवाल जो है चुनाव को लूज कर रहे हैं। और वह अंततः वही हुआ। अब तो लगभग मैंडेट पूरा भाजपा का क्लियर हो चुका है। 47 सीटें दिख रही हैं, इसमें 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। मोदी का 5 बजे प्रोग्राम है पार्टी ऑफिस से, हमको भी सुनेंगे। ठीक है, मोहम्मद आमिर जी, आपने सुना होगा आलोक द्विवेदी जी ये बात भी कह रहे हैं कि देखिए, सिर्फ हम ये कहते हैं कि एक इंसान से सिस्टम बदल जाता है कि बात नहीं होती है। ये सिस्टम का जो रवैया है उस बात को भी दोहराते हुए आलोक जी यहाँ पर नजर आए, मुझे लगता है उस पर एक बार जवाब दे दीजिए। सिस्टम का रवैया तो उनको तो अच्छा लगा ही नहीं, आज भी नहीं लगेगा अच्छा, क्योंकि वो हार चुके हैं। ये सिस्टम नहीं हराता है और सिस्टम नहीं जिताता है। सिस्टम एक अपना सिस्टम है जो काम करता है, चाहे वो इलेक्टर रोल हो, चाहे वो ईवीएम मशीनें हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, हमेशा ही करते हैं। आप देखिए ना, अपोजिशन लीडर देश के 2 जगह से जीते हैं, वायनाड से और रायबरेली से। यह क्या कहलाता है? कल को वो बम्बई में कह रहे थे इस बात को कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो भी आरोप लगा रहे थे, और उनकी सिस्टर भी जीत के आई हैं। तो ये सब क्या है? और ये खुद जीत के आए थे 2 टर्म। ये सब बेकार की बातें हैं। काम इनको करना चाहिए क्षेत्रों में, जनता का काम करेंगे, जनता इनको चुनाव जिताएगी और उसी का नतीजा है कि ये उसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाना, सिर्फ एक एजेंसी के ऊपर जो चुनाव कराती है उसके ऊपर लगाना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, और इस तरह की हरकतें करना भी ठीक नहीं है। मशीन अगर अच्छी नहीं होती तो हर एक के लिए नहीं होती। अगर इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी करते हर एक के लिए होती है। जिनको तो आदत बन चुकी है कि हर एक की बुराई करना। लेकिन मोहम्मद आमिर जी, ये भी समझने की बात है। देखिए, अब लगातार पिछले जो चुनाव हो रहे हैं उनमें जो चुनाव आयोग है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। यानी कि भाई इसको भी समझने की जरूरत है कि इस रोल में क्यों आ गया चुनाव आयोग, कि उस पर सवाल उठाए जाने लगे। अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया कि मर गया चुनाव आयोग, उसे हम सफेद कपड़ा कफन के तौर पर ज्यादा सख्ती नहीं की है। और इन्हीं लोगों के साथ अगर हर पार्टी के साथ सख्ती कर देती, इन 2-4 को जेल भेज देती, 2-4 को जो है सस्पेंड कर देती, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, तब ये समझ जाते कि सेशन साहब की तरह हो रहा है काम। हमारी जो अधिकारीगण थे उनकी भी थोड़ी सी वो रही लीनियंसी, उन्होंने इतना तगड़ा एक्शन नहीं लिया। मैं समझता हूं कि इन बातों से आपको पूरा सहयोग मिला होगा और मैं दूसरे चैनल पे जाना चाहता हूं, इसकी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ठीक है मोहम्मद आमिर जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर ये कहना है कि चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा देना, जो पहले से एक बेहतर तरीके के साथ काम करते रहे, उस बात को मोहम्मद आमिर जी ने रखा है। अमन जी, आपका शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से दिनेश सिंह जी, मैं वापस आपके पास भी लौटती हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जब एक पार्टी को विश्वास करती है जनता तो उसे कायम रखना एक बड़ी चुनौती रहता है। आम आदमी पार्टी, नो डाउट उनके मॉडल की खूब सराहना हुई है, नो डाउट उसको एग्जीक्यूट उन्होंने किया, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाए।
और वो जो मुफ्त की रेवड़ी की बात करती थी बीजेपी, भाई अब वो तो आप भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं धीरेज सिंह जी? कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का फॉर्मेट आपको भी तो पसंद आया ना। मैं कह रहा हूं जो भी देश और प्रदेश की जनता के हित में हो वो काम सरकारों को करना चाहिए। सरकार होती किस लिए? सरकारें होती इसलिए हैं कि जो प्रदेश या देश की जनता है उनके जीवन में सहजता और सुगमता कैसे आए। जब आप सहजता और सुगमता लाते हैं, उस प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, तो जनता आप पर विश्वास करती है। और एक आशा और उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ की जनता ने अपना जनादेश दिया और प्रचंड जनादेश दिया था। मुझे लगता है कि दिल्ली में उतना जनादेश किसी को नहीं मिला था, लेकिन जनादेश की प्राप्ति के बाद जिस आशा और अपेक्षा के साथ आपको जनता ने चुना है, जब आप उस आशा और अपेक्षा पे खरे नहीं उतरते हैं, जब आप जनता के लिए काम न करके अपने लिए काम करने लगते हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करने लगते हैं, तो फिर यही हश्र होता है। और पहले दिन से लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जैसे आए हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी जाएगी। अब इनका पतन शुरू हो गया है, अब ये फिर से नहीं आ पाएंगे। आप देखते रहिए, इनकी सही जगह वही तिहाड़ है। मैं पहले भी आपको बता रहा था। और दूसरी चीज आप करें तो चुनाव पे देखिए, जब आप चुनाव जीत गए, आप 62 सीटें जीत गए, ठीक है। नहीं दिनेश सिंह जी, सवाल मेरा लेकिन ये नहीं था। सवाल मेरा ये था कि दिल्ली के लिए बीजेपी की क्या मॉडल है, बीजेपी ने क्या रूपरेखा तैयार की है? दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने यही कहा कि दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली को नंबर 1 का प्रदेश बनाना है। जो भी लोग दिल्ली आए वो दिल्ली को महसूस करेंगे, हाँ राजधानी। आपको कहीं से लगता है? आप लुटियर को छोड़ दीजिए अर्चना जी, आप जाइए ना, किसी मोहल्ले में जाइए, किसी गली में जाइए। मैं तो आपको 2 विधानसभा को उदाहरण दे रहा हूं, आप चले जाइए। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, नालियां खुली हैं, नालियां बटबटा रही हैं। कैसे लोग वहां रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं? सफाई नहीं हो रही, कूड़े का ढेर लगा हुआ। पहले तो कहते थे अरविंद केजरीवाल जी कि नगर निगम हमारे पास नहीं निगम। अरे अब तो आपके पास निगम भी था, उसके बाद कौन आपको रोक रहा था? जो आप कहते थे केंद्र सरकार हमको काम नहीं, अरे आप जो चाह रहे हैं सो करते जा रहे हैं। ठीक है दिनेश सिंह जी, ठीक है आलोक द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, समय इतने की इजाजत देते हैं, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार दिल्ली का जनादेश और उसी पर है हमारी नजर, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक।